आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए? उसी यूनिट नंबर 3 से अगली हेडिंग है, इसका नाम है दो समांतर धारावाही चालक तार। एक नहीं, दो समांतर धारावाही, समांतर भी है। दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। एक दूसरे के सामने, दो तार एक दूसरे के सामने समांतर रखेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक, तो वो एक दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आ जाएंगे। बोलो, सबको पता है ना कि अगर कोई समांतर, अगर कोई चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, बोलो, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बोलो, अब उसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा तार रख दो उसी के समांतर, बोलो, और उसमें भी धारा प्रवाहित कर दो, तो इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में भी रखे होंगे। तो जब एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे पे चुंबकीय बल भी तो लगाएंगे। बोलो, उसी की बात हो रही है। और फिर उसके बाद हम पहले तो ये लिखेंगे कि चुंबकीय बल लगता है, और उसके बाद हम फिर लिखेंगे, ये भी देखेंगे कि चुंबकीय बल लगने का फार्मूला क्या होता है। मान लो हमको चुंबकीय बल निकालना हो तो फार्मूला निकालेंगे। एल लंबाई का तार हो, है ना, और कुछ दूरी पर रखा हो तो फिर चुंबकीय बल कितना लगेगा, उसका फार्मूला हम जनरेट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर एक लिखना है कि एक तार के समीप दूसरा तार अगर रख दिया जाए, दोनों एक दूसरे के समांतर हो और दोनों में धारा बह रही हो, और धारा की दिशा कोई भी हो सकती है, एक तरफ दिशा हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। इसमें धारा ऊपर की तरफ है, तो इसमें धारा नीचे की तरफ बह सकती है। धारा की दिशा सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। बोलो, बोलो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, भले ही डायरेक्शन अलग अलग क्यों ना हो जाए, तो बल जरूर लगेगा चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल जो होता है वो दो प्रकृति का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला। दो ही प्रकृति का होता है, दो प्रकृति का होता है ना, चुंबकीय बल में दो प्रकृति होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर समान ध्रुव पास पास लाओगे तो प्रतिकर्षण बल लगता है, वो भी चुंबकीय बल है। और विपरीत ध्रुव पास पास लाओगे तो आकर्षण बल लगेगा, वो भी चुंबकीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ही प्रकृति का होता है, आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कभी नहीं देखा होगा कि प्रतिकर्षित कर रहा हो तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, हमेशा गुरुत्वाकर्षण में आकर्षण होता है। विद्युत बल भी दो प्रकृति का होता है, उसमें भी आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, नहीं होता है। समान आवेश पास में आएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश लेके आओगे तो आकर्षण बल लगेगा। चुंबकीय बल में भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है। बोलो, तो इसमें भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब कब लगेगा आकर्षण, कब प्रतिकर्षण, अभी हम आगे बात करते हैं। बोलो, समझ में आई बात? बिल्कुल परिवर्तन होगा, धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होगा, और चुंबकीय क्षेत्र पे परिवर्तन होने से चुंबकीय बल पे प्रभाव पड़ेगा। चुंबकीय बल तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हो रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो चुंबकीय बल भी ज्यादा होगा, आया समझ में? तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी गणना करेंगे बल की। तो लिखो, जब किसी, यहाँ पे लिखो, नहीं नहीं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि हम इस चालक के समीप, यदि हम इस चालक के समीप
कोई दूसरा चालक रख दे तो यह पहले वाले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। और याद रखना, जब दूसरा तार रखेंगे ना, उसमें भी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, सिर्फ रखना नहीं है, दूसरे तार में भी धारा प्रवाहित होनी चाहिए। आई बात समझ में? पहले तार में तो धारा बह ही रही, दूसरे तार को जो जिसको रख रहे हो उसमें भी धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक, यह बल का अनुभव करता है। अतः स्पष्ट है पास रखे अतः स्पष्ट है कि पास रखे दो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण वे एक दूसरे पर बल आरोपित करता है। और इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। एक दिशा में, जब धारा एक दिशा में बहती है, प्रयोग द्वारा अगर देखा जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बहती है, चाहे वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो ये बल ये जो तार है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये धारा बह रही एक ही दिशा में, जैसे पी क्यू, तार के नाम है पी क्यू आर एस। अगर बीच में तार ऐसे चिपट के आपस पास आ रहे हैं, इसका मतलब आकर्षण बल लग रहा है। ये दोनों तार अगर छोड़ दिया जाए तो समांतर ऐसे तो होंगे, ऐसे तो समांतर होंगे। लेकिन अगर ये दोनों तार ऊपर से नीचे से टाइट है, कसे हुए हैं, और इनमें अगर आकर्षण बल लग रहा है, काफी लंबे तार है, तो जाहिर है कि ये दोनों तार आपस आकर्षण बल लगेगा तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। आकर्षण बल लगने की वजह से पास नहीं है, तो देखो पास है कि नहीं है ये समांतर, लेकिन आकर्षण बल लगने की वजह से ये पास आ जाए। ये तो नहीं समझो, ये तो नहीं कंफ्यूज हो कि समांतर लिखा है लेकिन यहाँ समांतर क्यों नहीं। जब धारा बहेगी तो समांतर नहीं रहेंगे, तब तो आप दूसरे पे बल लगाएंगे ना, तो बल के कारण वो या तो दूर भागेंगे या तो पास में आ जाएंगे। जब धारा नहीं बहेगी तो समांतर हो जाएंगे। आई बात समझ में? नॉर्मल पोजिशन में तो यहाँ पर धारा बह रही एक ही दिशा में, तो ये दोनों आकर्षित हो जाएंगे। यहाँ धारा एक दिशा में है, धारा एक ही दिशा में, धारा एक ही दिशा में, तो क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। ये तो बात प्रैक्टिकल करके देखा गया, क्योंकि हम बल का मान निकाल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया। और कौन सा नियम लगा के देखा गया? फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम कल पढ़ाया था ना, और दाएं हाथ की हथेली का नियम, वो लगा के देखा गया कि आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसे पता कर सकते हो? ये फ्रेमिंग का बायां हाथ है, बाएं हाथ में 3 उंगलियां लेते हैं हम, ये अंगूठा और ये पहली उंगली और ये बीच वाली उंगली, तीनों को लंबवत रखते हैं और तीनों में इसको किस दिशा में रखते हैं बताओ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको धारा की दिशा में। क्लियर हो बिल्कुल? तो ये जो है बल की दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब हमको एक बात बताओ, अब हमको इस तार पर लगने वाले बल की दिशा देखनी है, एक तार पर, तो बताओ इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कहाँ होगा, किस दिशा में होगा? इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगा? जिस पर ये तार रखा हुआ है,
जिस जगह ये तार रखा हुआ है ना, वहां चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है? किसकी वजह से? इस तार की वजह से है, नहीं है? इसमें बहने वाली धारा की वजह से। तो इसमें बहने वाली धारा की वजह से इस बिंदु पर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी बताओ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो पता करनी पड़ेगी, तो वो लगाओ मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम। बोलो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी बाहर की तरफ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ होगी। देखो धारा धारा इसमें देखो, धारा ऊपर की दिशा बह रही है, उंगलियां बाहर की तरफ नहीं आ रही, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा हुई बाहर की तरफ है। और इसमें बहने वाला जो तार धारा है, उसकी दिशा क्या होगी? जिसमें ये तार रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ है। तो हमारी जो तीनों उंगलियां होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंदर में, तीनों उंगलियां जो होती हैं, उसमें ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करता है। तो धारा को ऊपर कर देना पड़ेगा, और ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बाहर की तरफ है, तो मैंने इसको तुम्हारी तरफ कर दिया है ना। और ये धारा की दिशा में है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? इस तरफ। तो इसके ऊपर बल किधर लगेगा? देखो हमने तीर बना नहीं था ये इधर की तरफ, बल बल की दिशा इधर नहीं करती है। अब जरा इस वाले तार को फिर देख लो। हालांकि ये बात हम अभी आगे बताएंगे, लेकिन एक बार हम सिर्फ यही बता देते हैं, अगर कंफ्यूजन आ रहा है। अब इस वाले तार को देखो, इस वाले तार पे हमको बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो पहले देखो कि ये जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा उसकी दिशा क्या है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी? इस तार की वजह से अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ होगी कि नहीं होगी? क्रॉस बना देना लोग, अंदर की तरफ होगी। बोलो, होगी या नहीं होगी? मैक्सिमल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम लगाओ ना, या तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाओ, या अंगूठे को धारा की दिशा में रखो। बोलो, धारा की दिशा में देखो है, और उंगली हमारी देखो ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ ही तो होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे? और धारा ऊपर की दिशा में है, तो इसको कहाँ रखेंगे? अंदर की तरफ। और धारा की दिशा कहाँ रखेंगे? ऊपर की तरफ। ये चले उंगली, अंगूठा कहाँ जा रहा है? उस तरफ, तो उसी तरफ तो बल लग रहा है। इस पे बल इस तरफ लग रहा है, इस पे बल इस तरफ लग रहा है। बोलो, अगर धारा की दिशा समान है तो आकर्षण बल लगेगा। ये हमने नियम के थ्रू भी देखा और प्रयोग करके भी देखा गया। लेकिन अगर धारा की दिशा विपरीत है तो उसका भी डायग्राम बनेगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, दोनों चित्र बनेंगे। ऐसे जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हो प्रतिकर्षण बल। आई बात समझ लो है? पी क्यू आर एस, धारा अवतल इसको ऑन क्यों ले, और उसका एक और नाम है, वो बताओ जरा क्या होता है? धारा की दिशा विपरीत प्रतिकर्षण बल। तो क्या करना है? ये जो बल हमने निकाला है ना, इस बल की उत्पत्ति कर दी, डेरिवेशन बनाना है, इसका नियम सूत्र बनाना है। ठीक, तो यहाँ से बिठा दे बल की उत्पत्ति। देखो तार लेंगे, तार ये लेंगे जिसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है, अपरिमित लंबाई का तार है ये। ठीक, ये अपरिमित लंबाई PQ तो मैंने उसमें भी माना था, PQ तार है। ठीक है, तार दूरी पर एक दूसरा तार है, बातचीत नहीं, दोनों तार एक दूसरे के समांतर यहाँ रखे हुए हैं, ऐसे बना दो तार आर दूरी पर। ये भी अपरिमित लंबाई का तार है। ठीक, इसका नाम है आर एस। दो कंडीशन में हमको दिखाना है, एक में समान धारा बह रही, एक तरफ धारा बह रही, धारा की दिशा समान है, और दूसरी कंडीशन में धारा की दिशा विपरीत है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी स्थिति में हम देखेंगे, यही सेम तार हमको बनाना है, और दूसरी कंडीशन में हमको
धारा की दिशा को उलट देना है, आर एस। ठीक, इसमें धारा बह रही है एक ही दिशा में और इसमें धारा बह रही है विपरीत दिशा में, ऐसे। ठीक, बोलो, दो अलग अलग चित्र हैं, दोनों एक ही है, मतलब देखिए, लेकिन दोनों में काम अलग अलग हो रहे हैं। इसमें धारा एक दिशा में बह रहा है, इसमें धारा अलग अलग। मान ले, अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर। ये तो लिखना भूल गए थे, ये बीच की दूरी आर, इनके बीच की दूरी उतनी है आर। दो तार एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए समांतर, अपरिमित लंबाई के दो तार एक दूसरे से समान आर दूरी पर रखे हुए। ठीक, अब जरा देखो, ये अपरिमित लंबाई का तार है और हमने अपरिमित लंबाई के तार के में धारा बहने से उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है नहीं किया है? और उसका फार्मूला कोई बताएगा क्या होता है? बी बराबर, और एम्पियर का परपथीय नियम भी लगा के प्राप्त किया। अनुप्रयोग नंबर 1 याद आया? अपरिमित लंबाई का तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने अलग सेपरेट भी पढ़ाया है और एम्पियर के परपथीय नियम के पहला अनुप्रयोग में भी उसको सिद्ध किया है। वो होता है बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ए कर दो, बीच की दूरी ए होगी तो यहाँ ए होगा, आर होगा तो आर, यही होता है। बोलो, तो अब अगर हम इस पर एक बिंदु ले लें, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ ले लें और एक बिंदु यहाँ ले लें, दोनों बिंदु ले लें, तो अब लोग बोर्ड पे देखो, तो हम क्या लिखेंगे? पी क्यू तार के कारण, पी क्यू तार के कारण, पी क्यू तार के कारण परिमित लंबाई का है ना, पी क्यू तार के कारण इस वाले बिंदु पर, यहाँ पे ये इसका हम क्या दे देते हैं, V1, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और ये बिंदु हम कर देते हैं P। बोलो, ये P बिंदु कर देंगे, पी क्यू तार के कारण P पर, और इस P पर ही ये तार आर एस रखा हुआ है। पी क्यू तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ कितना होगा? ये होगा B1, यही तो होगा। B1 बराबर, अभी देखो फार्मूला लिखते थे, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान, धारा तो इसमें आई बह रही है ना, इसमें भी धारा आई बह रही है। ठीक है, धारा इसमें I1 बह रही है और इसमें I2 बह रही है, आई में से बह रही है, अलग अलग धारा बह रही है, I1 और I2। इसमें भी धारा I1 और I2, सिर्फ दिशा यहाँ समान है, यहाँ अलग अलग है, और धारा भी अलग अलग बह रही है, I1 I2। तो यहाँ पर I1 लिखोगे कि I2 लिखोगे? क्योंकि हम इस तार को हटा रहे हैं ना, नगण्य मान रहे हैं, हम मान रहे हैं यही तार है, खाली चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अपरिमित लंबाई में एक ही तार तो थे, तो उसी में बहने वाली धारा की तो बात लिखते थे यहाँ पे, तो यहाँ I1 लिखा जाएगा। क्यों? I1 बटे बीच की दूरी कितनी है, आर। इसको कर दो समीकरण नंबर 1, कर दिया ना समीकरण नंबर 1। अगर हम यहाँ पे दिशा निकालेंगे तो दिशा क्या होगी बताओ? बताओ क्या निकालेंगे, कैसे दिशा निकलते हैं? दाएं हाथ के हथेली का नियम लगा दो, या मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम लगा दो। पेचकस को ऐसे पकड़ो, धारा की दिशा में रखो, कसने की दिशा में घुमाओ, अंगूठा कहाँ जा रहा है? अरे इस बिंदु पे अंगूठा कहाँ जा रहा है? इस बिंदु पे देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा यहाँ क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इसके कारण। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एक ऐसा क्रॉस बना देंगे, क्रॉस, ताकि पता चले कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की तरफ है। ठीक, बोलो, ये बात चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, न कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? V1 किसकी वजह से? PQ की वजह से, PQ धारा बही इसलिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरा तार आर एस रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र पहले से मौजूद था, तुमने उसमें तार रख दिया, पहले से ही मौजूद है चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें तुमने तार रख दिया, और उसमें धारा प्रवाहित कर दी, और जैसे धारा प्रवाहित की तो वही लॉरेंज बल के बाद हमने एक फार्मूला क्या बताया था, एक सूत्र पढ़ाया था, धारावाही चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। याद आया कि नहीं आया? तो इसके ऊपर भी तो बल लगेगा, और उस बल की दिशा क्या होगी, आई बी एल साइन थीटा। बोलो, F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, ये तो होता है। आई इसमें बहने वाली धारा है, बी इस बाहर का चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये रखा हुआ है। आई क्या है, इस चालक तार में बहने धारा, बी वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें ये रखा हुआ है।
एल इस चालक तार की लंबाई है और थीटा है ना ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र में है कि नहीं है, तो इसलिए आर एस पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालो, बताओ कितना होगा चुंबकीय बल एल लंबाई पर, है ना। आर एस पर लेना पड़ेगा एल लंबाई के लिए, आर एस पर एल लंबाई में लगने वाला चुंबकीय बल इस फार्मूले से लिखेंगे। आई होता है ना, तो ये आई कौन वाला लिखेंगे, आई वन वाला लिखेंगे कि आई टू वाला लिखेंगे, बताओ। जिसको रखे हो उसमें जो धारा बह रही वो लिखोगे, याद आया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तार रखे हो, इसी में तो धारा आई बह रही, तो वही तो धारा है ये आई। यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अरे चलो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, तुमने तार रखा, इसमें धारा कितनी बह रही है, तो यहाँ क्या लिखोगे, आई टू लिखोगे, है ना। तो आई टू, और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो यहाँ बी वन लिखोगे, बी की जगह पर, और लंबाई कितनी लिए हो, स्मॉल एल, और फिर साइन थीटा 90 होगा कि नहीं होगा, थीटा का मान 90 होगा कि नहीं होगा, कैसे, चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर है, अंदर की तरफ, यानी कि इस तरीके से, और धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, जरा देखो कितना कोण बनना है, 90, तो थीटा का मान 90 होगा कि नहीं होगा, थीटा का मान 90 होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ बराबर आई टू बी वन एल, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, एफ बराबर आई टू बी वन एल। इसको कर दो समीकरण नंबर 2। आप समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, तो समीकरण नंबर 1 का मान 2 में रख दो, यानी कि B1 का मान रखना है 2 में रखने पर, तो देखो रखने, तो F बराबर क्या आएगा, तो F बराबर आएगा, हाँ आई टू बाहर लिखा रहने दो, और ब्रैकेट बना के B1 का मान रख दो, म्यू नॉट अपान 2 पाई, हाँ आई वन अपान स्मॉल आर ब्रैकेट बंद, मैंने B1 का मान रखा, फिर L, ये वाला L, अब इसको ठीक करके लिख दो, F बराबर, ये जो L लिखा हुआ है ना, ये क्या है, L लंबाई पर लगने वाला बल, चालक तार, L लंबाई के चालक तार पर लगने वाला बल, है ना। तो इस L को गोड़े में लिखा, इधर ले आओ, तो इधर F के नीचे आ जाएगा, F बटा L बराबर, यहाँ क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई वन आई टू, पास पास लिख दो, कोई दिक्कत, और बटे R, ठीक। और क्योंकि यहाँ पे L बटे पे लिखा हुआ है, जिसमें मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, ये तो आएगा फार्मूला, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का फार्मूला है, तार के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का फार्मूला है। और दिशा यहाँ पे निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे दिशा, मैंने अभी बताया, बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करो, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा इस बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। समझ में आई बात, बोलो, तो निकाल के देख लो, देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है ना, यहीं पे हमको बल निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, बोलो, तो हमको बल की दिशा निकालनी है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमको क्या रखना होता है, ये उंगली है ना, और ये धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो ऐसे कर देंगे, धारा की दिशा ऊपर है तो ऐसे कर देंगे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ, बोलो, अंगूठा कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है अंगूठा, इस तरफ, बोलो, एफ की दिशा क्या होगी यहाँ पर, ये वाली, बोलो। अब ये भी तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ से बल रेखाएं बाहर आ रही है, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम नियम लगाओ सीधे, कौन सा,
अंगूठे का नियम लगाओ, अंगूठे का नियम। तो अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, आप देखो उंगलियां चारों तरफ घुमाओ से, तो बाहर की तरफ आ रही है देखो। या दक्षिणावर्ती पेज का नियम लगाओगे तो पेज जब कसोगे तो अंगूठा देखो बाहर निकल रहा, नहीं निकल रहा, देखो इस बिंदु से बाहर निकल रहा, जब इधर कसोगे बाहर निकल रहा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। बोलो, इस तार के कारण। अब इस पे लगने वाले बल की दिशा अगर ज्ञात करोगे तो कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग का फिर बायां हाथ उठाओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये देखो धारा की दिशा में, धारा की दिशा ऊपर है, ऊपर रख दो, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बाहर की तरफ, तो इसको ऐसा कर दो। अंगूठा कहाँ जा रहा है, पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, ये होगी। बोलो, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दिशा देखो निकाल लिए, नहीं निकाल लिए, आई बात समझ में। अब इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पहले देखो इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी, तो हम ऐसे बना देंगे। बोलो, और इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे क्या होगी, बाहर की तरफ। कैसे, क्योंकि धारा की दिशा तो उल्टी है ना, धारा की दिशा उल्टी है ना, देखो तो धारा की दिशा उल्टी है, तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब निकालनी हो तो तब मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लगाते हैं, यह दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं, जो चीजें मैंने पढ़ा रखी। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच को हमको रखना है नीचे की तरफ, धारा की दिशा में रखना है ना, तो नीचे कर दो। अब कसा कैसे जाता है, ऐसे कसा जाता है ना, तो ऐसे कसेंगे तो अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। बोलो, हाँ बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। नहीं समझे, अगर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएं इस तार के लिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उधर छोड़ो, उधर हो गया। इस तार के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। आई बात समझ में, यहाँ भी अंदर की तरफ और यहाँ भी अंदर की तरफ, समझ में आई बात। मैंने बता दिया तरीका, अगर फिर भी कंफ्यूजन तो बताना हमको। अब निकालो बल की दिशा है ये वाला, इस वाले तार की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, इस वाले तार की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। अंगूठे का नियम लगा लो, इस वाले तार की वजह से देखो अंगूठा ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा धारा की दिशा में, देखो उंगलियां कहाँ जा रही, अंदर की तरफ है। और इस वाले तार की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अंगूठा नीचे रखना पड़ेगा, तो उंगलियां कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। आया समझ में। तो अब लगाओ वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है, ये कहाँ रखेंगे, धारा की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। तो देखो यहाँ पर अगर हम निकालें बल की दिशा, इस तार पर लगने वाले बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो अंदर की तरफ। धारा की दिशा नीचे की तरफ, तो ऐसा कर देंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ अंगूठा जा रहा है, ये है बल की दिशा इसके ऊपर लगने वाली। आई बात समझ में। अब जरा इस तार की बात कर लो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, धारा की दिशा ऊपर की तरफ, तो बीच वाली उंगली ऊपर की तरफ, अंगूठा कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, तो इस पे लगने वाले बल की दिशा ये होगी। तो बताओ एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही तो मैंने लिखा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा इस बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, बाई प्रैक्टिकल निकालोगे। अब जो जो बातें मैंने की उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, एक बात जरूर लिख लो, मान लो दोनों में धाराएं समान बह रही हैं, तो सूत्र कौन सा लगेगा, I1 I2 नहीं बह रही है, दोनों में आई धारा बह रही है, 2-2 एम्पियर या 3-3 एम्पियर। तो यदि समान धाराएं बह रही है, यदि दोनों तारों में एक समान धारा बह रही है, एक दिशा में नहीं, एक समान धारा, और जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में हो, विपरीत भी हो सकते हैं, एक समान धारा आई बह रही है, तो फिर I1 बराबर, एक मिनट, तो I1 बराबर हो जाएगा I2 के, और ये बराबर हो जाएगा I के, ऐसे तो होगा। तो जहां I1 I2 वहां सीधे सीधे I हो जाएगा, तो यहाँ I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, F/L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 की जगह पे I गुणे फिर I2 की जगह पे फिर I और बटे R, तो I की गुणा हो जाएगी, तो यह बटा L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और I की गुणा I स्क्वायर बटे R, मात्रक यही रखोगे, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर में कितना बल लग रहा है, ये उसका फार्मूला है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इस सेटिंग में।
आई समझ में, इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। और इस फार्मूले से हम 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकालते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, कि इस फार्मूले से 1 एम्पियर की परिभाषा निकाल के दिखाओ, वो हम आगे बताएंगे। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? चित्र जरूर बनाना और ये जरूर लिखो और ये सूत्र जरूर लिखना, और साथ में ये जरूर लिख देना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दिशा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। इस चैप्टर में हम दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाले चुंबकीय बल की गणना हमने की है, दिशा के बारे में भी पढ़ा है अच्छी तरीके से, ठीक। उसी सूत्र के ऊपर, इसी सूत्र के ऊपर एक परिभाषा भी आ सकती है, दी जा सकती है, जिसका नाम है एम्पियर की परिभाषा। इस सूत्र के ऊपर परिभाषा दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है वो भी बताएंगे। एम्पियर की परिभाषा, वैसे एम्पियर है क्या? एम्पियर एक मात्रक है, कोई एम्पियर मात्रक राशि नहीं है, मात्रक है। किस किस राशि का मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक, करंट का मात्रक है। तो इस सूत्र में कहीं विद्युत धारा नजर आ रही है? नहीं आ रही है। सूत्र में कहीं विद्युत धारा नजर आ रही है? आ रही है ना, I1 I2 विद्युत धाराएं ही तो है, बोलो। तो इस सूत्र से हम विद्युत धारा के जो मात्रक एम्पियर है ना, उसकी परिभाषा निकालेंगे। यानी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे। 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, उसकी परिभाषा हम इस सूत्र के आधार पर दे सकते हैं। बताओ, आई समझ में? कैसे दे सकते हैं बताओ? बहुत आसान है। देखो, जैसे मान लिया दो तार है और दोनों तारों को निर्वात या वायु में रख दिया, ठीक है। यदि यदि दो तार, दो चालक तार, बहुत ध्यान से समझना, यदि दो चालक तार परस्पर समांतर, यदि दो चालक तार परस्पर समांतर तथा निर्वात या वायु में रखे हुए हैं। यहाँ पे हम निर्वात या वायु क्यों कह रहे हैं, बोलो? निर्वात या वायु क्यों कहा मैंने, कोई बताएगा? ये सूत्र में म्यू नॉट नहीं लिखा है, म्यू नॉट लिखा नहीं लिखा है। तो म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। इसका मतलब ये सूत्र निर्वात में रखे तार के लिए है। जो तार कल रखे थे मैंने आसपास, वो सब निर्वात और वायु में रखे थे, कोई माध्यम में नहीं रखे थे। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ से पहले से ही बता दिया हमने कि निर्वात में रखे हुए, तो पास पास रखे हैं, समांतर रखे हैं चालक तार, ठीक। उन तारों में I1 I2 धारा प्रवाहित है, जिनमें जिनमें I1 व I2 धारा धाराएं प्रवाहित हैं, धाराएं प्रवाहित हैं। बोलो, दोनों तारों में कौन सी धारा है? I1 और I2। पहले में I1, दूसरे में I2 धारा प्रवाहित है, ठीक। दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, किस दिशा में? हाँ, निर्वात या वायु के लिए म्यू नॉट लगाते हैं, ठीक। तो तारों के बीच प्रति मीटर, यानी कि L का मान 1 मीटर है ना, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है? लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है? सामने लिखा हुआ है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का फार्मूला है। बोलो, कल मैंने पढ़ाया है, इसको कोई कह ही नहीं सकता कि हमको नहीं पता, क्योंकि कल पढ़ चुके हो इसके बारे में, याद भी होगा ही। वही सूत्र उठा के यहाँ रखना है, F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई। ध्यान से देखो, ये म्यू नॉट अपान 2 पाई है, म्यू नॉट अपान 4 पाई नहीं। अब म्यू नॉट अपान 4 पाई होता तो 10 की पावर सीधे -7 मान लगता है, लेकिन म्यू नॉट अपान 2 पाई है, 10 की पावर -7 क्यों लिखोगे? 2 गुणे 10 की पावर -7, ठीक, इंटू I1 I2 बटे R न्यूटन। ये तो होता है फार्मूला, लगने वाला बल। अब इस फार्मूले में यदि
इस फार्मूले में यदि I1 और I2 का मान कितना रख दिया जाए, I1 और I2 का मान तो हमको निकालना है ना। I1 और I2 का मान एम्पियर की परिभाषा में तो देखेंगे, लेकिन कुछ चीजों को हमको एकांक करना पड़ेगा। उसमें L के मान को 1 मीटर रखेंगे, ये वाला सॉरी स्मॉल एल 1 मीटर रखेंगे, ठीक। बीच की दूरी R, इसको भी हम 1 मीटर रखेंगे, सब कुछ एकांक कर देंगे। I2 है, इसका भी मान 1 रख देंगे, अब देखेंगे कितना बल लग रहा है। I1 बराबर I2 है और दोनों के मान 1 एम्पियर है। बोलो, पहले से हमने मान के रख दिया 1 एम्पियर। तो सबके मान इसमें रखने के बाद क्या देखेंगे, F बटा 1 है हो रहा है यहाँ बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना होता है, 2 गुणे 10 की पावर -7। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। देखो म्यू नॉट का मान सबको पता है, 10 की पावर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान सबको पता है, 10 की पावर -7 होता है, सबको पता है ना। बोलो, सबको पता है ना। तो अगर हम इसको में से लिख दें, 4 को में से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 करके लिख सकते हैं, और ये 2 गुणे में है, सॉरी बटे में है, देखो बटे के नीचे है ना, तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 की पावर -7 नहीं बन जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान 2 गुणे 10 की पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान 2 गुणे 10 की पावर -7 लिख जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बोलो, ये 2 गुणे 10 की पावर -7 कहाँ से है, समझ में आ गया? अच्छा, अब गुणे यहाँ I1 का मान 1, फिर गुणे 1, फिर बटे 1। बोलो, सबका मान 1। तो F बराबर जो हो गया उसका मान कितना हुआ, 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन। इतना बल हो गया, मतलब एक बल का जो एक निश्चित मान निकल के आ गया कि नहीं, बल का एक निश्चित मान आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 तार ले ले और दोनों तारों में को आपस में 1 मीटर की दूरी पर रख दें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दें और उसमें 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें, ठीक है। या ऐसा कह लो कि 2 तार ले लें और दोनों तारों को 1 मीटर की दूरी पर रख दें, 1 मीटर की दूरी पर, और प्रति एकांक लंबाई पर देखें कि तारों के ऊपर कितना बल लग रहा है। और अगर प्रति एकांक लंबाई पर देखें, तारों पर अगर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन का बल लग रहा है यदि, तो उस तार में पक्की बात है 1 एम्पियर की धारा बह रही होगी। तो ऐसे कहो इसको कि 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर धारा का वह मान है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती, 2 तारों को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए और उसके प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन का बल अगर आरोपित हो रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। आया समझ में? ये तो मतलब हुआ, अगर 1 मीटर लंबाई के 2 तार ले लिए जाए, 1-1 मीटर लंबे, या कोई बहुत लंबा तार ले लो, बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर रख लो, यहाँ से यहाँ तक, 1 मीटर दूरी पर तार रख दो दोनों को समांतर, और दोनों में धारा बह रही, नहीं पता कितनी बह रही। अगर दोनों के प्रति एकांक लंबाई पर 1-1 मीटर के लंबे तार पर 1-1 मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर -7 मीटर का यदि बल लग रहा है, तो इसमें बहने वाली धारा निश्चित रूप से 1 एम्पियर ही होगी। यही तो हुई परिभाषा इसके आधार पे है। बोलो, 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो किसी 2 समांतर तारों के बीच 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करती है, जिसकी वजह से यदि दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, है, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करेगी। तो जितनी धारा उस तार में बह रही होगी वो 1 एम्पियर ही होगी, निश्चित रूप से 1 एम्पियर होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको अच्छे से लिखना है उसकी लैंग्वेज। तो ऐसे लिखेंगे, अतः सब लोग बोर्ड पे ध्यान से समझो, अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है अथवा वायु, ये भी शब्द बोलना है, जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे व समांतर तारों में
प्रवाहित प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल लगे हैं? प्रति मीटर लंबाई पर ये इतना बल लगे। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन -8 है न्यूटन का बल। ये है 1 एम्पीयर की परिभाषा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद जरूर कर लेना इसको। यहाँ से अगर ये सारा काम कर लिए हो ना, ये इतने यहाँ तक, तो इसको लिखने की कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। बस वही सब बातें जो यहाँ तुमको दिख रही है उसी को थ्योरी में लिख देना है। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा अवैध, निर्वात अथवा अवैध तो लिखना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे मी नॉट लिखा हुआ है। निर्वात अथवा अवैध तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो ना। निर्वात अथवा अवैध में 1 मीटर की दूरी पर, देखो 1 मीटर 30,000 बराबर है कि नहीं, पर रखे 2 लंबे सीधे और समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, एल बराबर देखो 1 मीटर है कि नहीं है, प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो। जब 1 मीटर मैंने यहाँ किया, ये भी आर का मान 1 किया, ठीक है, तो इतना बल लग रहा है, तो इसका मतलब I1 I2 का मान 1 एम्पीयर है। आया समझ में? समझ में आ गया ना? ठीक, यहाँ पे खाली न्यूटन लिख दिया ना मात्रा में, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, F/L लिखा है इधर, तो 1 मीटर लंबाई पे लिखा था प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो प्रति का लिए तो मीटर प्रति मीटर भी तो लिखना पड़ेगा। न्यूटन प्रति मीटर मतलब 1 मीटर में कितना बल।